तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्लब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिज़िक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मोशन यानी कि गति। इस वीडियो में आज हम गति से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, हमें गति के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि गति क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो जो गति है किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति में परिवर्तन करना या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना ही वस्तु द्वारा गति करना कहलाता है। अब गति कितने प्रकार की होती है? तो गति 3 प्रकार की होती है, तल के आधार पर, पथ के आधार पर और समय के आधार पर। तल के आधार पर गति 3 प्रकार की होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति का मतलब है कि वह एक ही दिशा में गति करेगी, जैसे और एक सीधी रेखा में गति करेगी, वही गति एक विमीय गति कहलाएगी। किसी भी व्यक्ति का बिल्कुल सीधे चलना, किसी गाड़ी का बिल्कुल सीधे चलना जैसे कि ट्रेन का, या इस प्रकार की जो गति होती है वो एक विमीय गति कहलाती है। जैसे सुई की जो मशीन की जो सुई है उसके द्वारा की गई गति भी एक विमीय गति कहलाती है। एक विमीय का मतलब है या तो वो एक्स दिशा में हो या वाई दिशा में हो या जेड दिशा में हो, तो इस प्रकार की गति एक विमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति जो 2 दिशाओं में चलती है, या तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, जो 2 दिशाओं में एक साथ गति होती है उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति जमीन पर भी हो सकती है, पानी में भी हो सकती है और आसमान में भी हो सकती है। जमीन और पानी में होने वाली गति मुख्य रूप से यादृच्छिक गतियां जितनी भी है, जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, ये सारी द्विविमीय गति कहलाती है। आसमान में होने वाली वह गति जो स्वतंत्र नहीं है, यानी कि किसी न किसी के द्वारा वो हैंडल हो रही है, उस गति को हम द्विविमीय गति कहते हैं। पहले एक बार त्रिविमीय गति समझ लेते हैं तो ये आपको द्विविमीय गति फिर से समझ में आ जाएगी। त्रिविमीय गति वह है जो आसमान में स्वतंत्र रूप से होती है, उन्हें हम त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे कि पक्षी का उड़ना, मच्छर का उड़ना, मधुमक्खी का उड़ना, इस प्रकार की जो गति है वो त्रिविमीय गति है, यानी कि जो वस्तु है वह अपनी गति को अपने आप चेंज कर लेती है। जबकि द्विविमीय गति में जो आसमान में गति होती है वह अपने आप स्वतंत्र रूप से अपने आप की गति चेंज नहीं कर सकती। जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा फेंका गया पत्थर वह एक निश्चित जगह पर जाके गिरेगा, बीच में ऐसा नहीं है वह अपनी दिशा परिवर्तित कर लेगा। तो इस प्रकार की गति जो स्वतंत्र नहीं है आसमान में, वह गतियाँ द्विविमीय गति कहलाएगी। जैसे पतंग का उड़ना, किसी व्यक्ति द्वारा पत्थर का फेंकना या क्रिकेटर के द्वारा बॉल को गिराना, ये सभी द्विविमीय गति कहलाती है। पथ के आधार पर गति 2 प्रकार की होती है, रेखीय गति और कोणीय गति। रेखीय गति भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सीधी रेखा में गति यानी सरल रेखीय मोशन, और दूसरी होती है यादृच्छिक गति। सरल रेखीय मोशन यानी वह होता है जो सीधी रेखा में गति करती है वस्तु, वो सरल रेखा में गति कहलाती है। और यादृच्छिक गति वह कहलाती है जो कि टेढ़ी मेढ़ी होती है, यानी कि यह कहें हम कि सीधी रेखा में गति 1D हो गई और यादृच्छिक गतियाँ जो है वो 2D हो गई। कोणीय गति यानी कि वह गति जो कोई कोण बनाती है, ठीक है, यानी कि ये कोणीय गति भी 2 प्रकार की होती है, घूर्णन गति और प्रक्षेप्य गति। घूर्णन गति यानी कि किसी वस्तु द्वारा अपनी ही अक्ष पर घूर्णन करना, घूमना, घूर्णन गति कहलाती है। जैसे कि पंखे का अपनी अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। प्रक्षेप्य गति क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य गति वह गति है जब किसी वस्तु को एक निश्चित कोण से आसमान की तरफ फेंका जाए और वह जमीन पर पुनः आकर गिरती है, तो इस प्रकार की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने यहाँ से पत्थर फेंका और वो जाकर वापस इस प्रकार गिर गया, नीचे जमीन पर गिर गया, तो इस प्रकार की जो परवलयाकार जो गति है वह प्रक्षेप्य गति कहलाती है। इसे हम परवलयाकार गति भी कह सकते हैं, यह भी एक एंगल बनाती है। समय के आधार पर गति 2 प्रकार की होती है, एक होती है आवर्त गति
एक होती है अनावर्त गति। आवर्त गति 3 प्रकार की होती है। आवर्त गति का मतलब है पेरियोडिक मोशन, यानी कि निश्चित समय में दोहराई जाने वाली गति आवर्त गति कहलाती है। और जो गति निश्चित समय में नहीं दोहराई जाती है उसे हम अनावर्त गति कहते हैं। आवर्त गति 3 प्रकार की होती है, घूर्णन गति, परिक्रमण गति और दोलन या कंपनी गति। तो घूर्णन गति जो है यह निश्चित समय बाद यदि अपनी अक्ष को दोहराती है तो घूर्णन गति कहलाती है। परिक्रमण गति भी आवर्त गति के अंदर आती है, यानी कि कोई वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य के सापेक्ष परिक्रमा करना परिक्रमण गति कहलाती है। जैसे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण है, चंद्रमा का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण गति कहलाती है। जबकि घूर्णन गति पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना, पंखे का अपनी अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाती है। दोलन गति वह गति है जो कि अपनी अक्ष के इर्द गिर्द दोलन करती है। जैसे कि घड़ी के जो पेंडुलम होता है उसका हिलना दोलन गति कहलाता है। एक कंपन गति भी होती है, उसे भी हम दोलन गति कह सकते हैं। कंपने गति वह गति जिसमें अपनी अक्ष के ही इर्द गिर्द चक्कर लगाती है उसे कंपन गति कहते हैं। जैसे सितार के तार का वाइब्रेशन करना। याद रखें कि सभी दोलन गति कंपन गति नहीं होगी, लेकिन प्रत्येक कंपन गति दोलनीय गति होगी। और अनावर्त गति यानी कि जो निश्चित समय के बाद अपना अक्ष या अपनी स्थिति नहीं दोहराती है अनावर्त गति कहलाती है। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन पर। घड़ी की सुई कौन सी गति करती है? तो घड़ी की सुई सीधी रेखा में तो नहीं चलती, ये कट हो गया। प्रक्षेप्य गति मैंने बताया था कि प्रक्षेप्य गति निश्चित एंगल के साथ में जाकर वो वापस अपने नीचे गिरती है, वह होती है प्रक्षेप्य गति, ये भी नहीं। आवर्त गति करती है क्योंकि निश्चित समय के बाद यह अपनी स्थिति दोहराती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा आवर्त गति। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मच्छर या मधुमक्खी निम्न में से कौन सी गति करती है? एक विमीय गति, त्रिविमीय गति, द्विविमीय गति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा त्रिविमीय गति, क्योंकि मच्छर या मधुमक्खी जो है स्वतंत्र रूप से गति करती है आसमान में, तो इनकी गति जो होगी त्रिविमीय गति कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विस्थापन। देखिए विस्थापन और दूरी क्या होता है। किसी वस्तु का एक स्थिति से दूसरी स्थिति यानी कि वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम विस्थापन कहते हैं। यानी वस्तु पहले ए बिंदु पर था और वह कुछ समय बाद बी बिंदु पर चला गया तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, इसे ही हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है विस्थापन, ठीक है। जबकि दूरी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की कुल लंबाई होती है, ये कुल लंबाई होती है। जबकि ये प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी होती है। सीधी दूरी यानी कि मान लीजिए ए बिंदु से कोई व्यक्ति ऐसे घूमकर बी बिंदु पर पहुंचा, ये जो दूरी थी वो 30 मीटर थी, तो ये जो पथ था वो 30 मीटर का था, ये हो गई दूरी 30 मीटर। लेकिन यदि इसी का विस्थापन पूछे तो ये विस्थापन होगा सिर्फ ये ए से बी इसकी सीधी दूरी, ये चाहे 3 मीटर हो चाहे 5 मीटर हो, कितनी भी हो, जो कम से कम दूरी होगी वही विस्थापन होगा। जैसे यदि हम बात करें कि कोई बिंदु ए से व्यक्ति जाकर वापस वृत्ताकार पथ पर वापस ए बिंदु पर ही आकर रुकता है, तो इसके द्वारा ए के द्वारा जो तय की गई दूरी है वो तो होगी 2πr। लेकिन यदि विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन क्या बताया मैंने, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु भी ए है, अंतिम बिंदु भी ए है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है 0, यानी कि विस्थापन यहाँ हो गया 0। यानी कि इन बातों से हम कह सकते हैं कि विस्थापन और दूरी बराबर हो सकते हैं। विस्थापन दूरी से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, हमने इस डायग्राम से देखा। बराबर कैसे हो सकता है, यदि मान लो ए बिंदु है और बी बिंदु है, यदि यहाँ से यहाँ तक गया तो दूरी भी ए, ये हो गई ए से बी, और विस्थापन भी ए से बी हो गया। और इसमें हमने देखा कि ये बराबर नहीं हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता है, ठीक है। और विस्थापन जो है दूरी से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है।
चलते हैं आगे। किसी वस्तु द्वारा सीधे पथ पर चलना किस प्रकार की गति है? सीधे पथ पर चलना एक विमीय गति भी है, सरल रेखीय गति भी है, ऋजु रेखीय यानी स्ट्रेट लाइन मोशन भी है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सी गति एक समय अंतराल के बाद अपनी स्थिति को पुनः दोहराती है? यदि निश्चित समय के बाद यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति को दोहराती है तो वो आवर्त गति कहलाती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट पर। झील में चलती हुई नाव यानी कि समुद्र में चलती हुई नाव किस प्रकार की गति करती है? तो मैंने बताया कि यह स्वतंत्र नहीं है गतियां, यह गति होगी द्विविमीय गति। चलते हैं नेक्स्ट पर। गति के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो याद रखिए कि गति के जो नियम हैं वो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। गति का प्रथम नियम कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और कोई वस्तु यदि गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ये गति का प्रथम नियम कहलाता है। इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन का प्रथम गति का नियम कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इससे बल की परिभाषा को प्राप्त होती है, बल की परिभाषा में प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। किसी वस्तु को कितने डिग्री के कोण से आसमान की तरफ फेंका जाए कि वह जमीन पर अधिकतम दूरी तय करे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। 45 डिग्री से यदि हम किसी वस्तु को आसमान में फेंकेंगे तो वह अधिकतम दूरी पर जाकर गिरेगी। यदि हम 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो वह ज़्यादा दूरी पर जाकर नहीं गिरेगी, जबकि 45 डिग्री पर वो अधिकतम दूरी पर जाकर गिरेगी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट पर। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना किस प्रकार की गति कहलाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी परिभ्रमण गति, यानी कि किसी वस्तु के सापेक्ष चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिभ्रमण गति कहलाता है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना किस प्रकार की गति होगी? परिभ्रमण गति, या इसे परिक्रमण गति भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उस गति को हम कहते हैं घूर्णन गति। चलते हैं नेक्स्ट पर। घड़ी के पेंडुलम द्वारा कौन सी गति होती है? तो घड़ी के पेंडुलम द्वारा दोलन गति होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वापस पहले वाली वस्तु पर बल लगाती है, न्यूटन के किस नियम को परिभाषित करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन के तृतीय नियम को परिभाषित करती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पानी में यदि तैर रहा है तो वह हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और पानी उसे आगे की तरफ धकेलता है। तो इस प्रकार व्यक्ति हाथों से पानी की ओर बल लगाता है और पानी व्यक्ति पर बल लगाती है। इस प्रकार यह न्यूटन के तृतीय नियम को परिभाषित करता है। जब किसी वस्तु को क्षितिज से, यानी कि इस जमीन से आसमान की ओर फेंका जाए, कितनी डिग्री कोण पर फेंका जाता है? किसी कोण पर फेंका जाता है तो इस प्रकार की गति कहलाती है प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं इसे, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। इस प्रकार की जो गति होती है इसे प्रवलयी या प्रक्षेप्य या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जब एक वस्तु एक समान गति से चल रही है तो इसका त्वरण होगा। देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वस्तु के वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय। तो यहाँ कहा गया है कि एक समान गति से, यानी कि जो चाल है, जो वेग है वो एक समान है, यानी परिवर्तन जो है उसमें जीरो परिवर्तन हो रहा है वेग में, चाल में। ठीक है। और समय कितना है? समय कुछ भी हो सकता है टी। तो जीरो में जब किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो उसका आंसर होता है जीरो। यानी कि जब एक वस्तु एक समान गति से चल रही है तो इसका त्वरण होगा शून्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। गति की द्विविमीय समीकरण किस किस के मध्य संबंध बताती है? तो गति की जो द्विविमीय समीकरण है
वो क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, t जो है वो समय है, हाफ और a जो है त्वरण और t फिर से समय। हमेशा संबंध जो मूल राशियाँ होती है उनके बीच में संबंध होता है। तो दूरी जो है वो एक मूल राशि है, समय भी एक मूल राशि है, जबकि वेग जो है वो दूरी और समय से आ जाता है, यानी ये व्युत्पन्न राशि है। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दूरी और समय के बीच में ये संबंध बताती है। चलते हैं नेक्स्ट पर। किसी व्यक्ति द्वारा फेंका गया पत्थर कौन सी गति करता है? तो जब व्यक्ति किसी पत्थर को फेंकेगा तो वो प्रवलय कर प्रक्षेप पे गति करता हुआ नीचे गिरता है। ठीक है, इस प्रकार की गति स्वतंत्र नहीं होती है, क्योंकि इसे हमने फेंका है तो द्विविमीय गति भी है ये और प्रक्षेप्य गति भी है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट पर। गति की प्रथम समीकरण किस किस के मध्य संबंध बताती है? तो गति की जो प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ये गति की प्रथम समीकरण होती है। ये अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय। तो जो मूल राशियाँ हैं दो, वो यहाँ पर t है यानी समय है एक तो मूल राशि, और यहाँ पर एक वेग है मूल राशि, क्योंकि त्वरण जो है वेग और समय से व्युत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ जो प्रथम समीकरण है वो वेग और समय के मध्य संबंध बताती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट पर। गति की तृतीय समीकरण किस किस के मध्य संबंध बताती है? तो गति की जो तृतीय समीकरण है वो है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो गति की जो तृतीय समीकरण है यह है, यहाँ पर देखिए v वेग है, a त्वरण है और s विस्थापन है। तो यहाँ पर ये वेग और विस्थापन यानी दूरी के मध्य, वेग और दूरी के मध्य संबंध बता रही है, दो मूल राशियाँ हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। पृथ्वी द्वारा कौन सी गति की जाती है? तो पृथ्वी द्वारा घूर्णन गति भी की जाती है, क्योंकि वह अपने अक्ष पर घूमती है, और परिक्रमण या परिभ्रमण गति भी की जाती है। जैसे ये सूरज है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती घूमती इसके चारों ओर चक्कर भी लगाती है। तो घूर्णन और परिभ्रमण है। आवर्त गति क्यों है? क्योंकि यह निश्चित समय अंतराल के बाद फिर से अपनी स्थिति दोहराती है, यानी फिर से अपनी गति को दोहराती है हर 24 घंटे बाद में, तो इसलिए आवर्त गति भी होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।